नमस्कार, आस्थान लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की तरफ से नोटिस दिए जाने के बाद में मुख्य सचेतक महेश जोशी लगातार हमलावर हैं। इसी को लेकर जयपुर में जोशी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि गजेंद्र सिंह दिल्ली पुलिस का सरकार का साथ, उन्हें वाइस सैंपल देना चाहिए था। जरूरी नहीं कि पुलिस उन्हें भगोड़ा ही घोषित करे। उधर पीसीसी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ नारे लगाए गए। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीसीसी परिसर में गजेंद्र सिंह भगोड़ा है कि जमकर नारे लगाए। स्थिति मैंने अपने जवाब में यही कहा कि आपका नोटिस गलत है, आपको नोटिस नहीं देना चाहिए, आप मुझे नहीं बुला सकते। फिर मैंने उनको कोरोना का भी हवाला दिया है, मैंने अपनी आयु भी बताई है उसके अंदर, मैंने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मैं जवाब किस बात का दूं? इवन उसमें तो किस बात पे किसकी एफआईआर है ये तक जिक्र नहीं है नोटिस में, जवाब किस बात का दूं? प्रदेश बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने गहलोत सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी बताया है, जिसको लेकर इस वर्ग की कई मांगों के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदेश भर में प्रदर्शन करके विरोध जताया गया। वहीं पर जयपुर में पार्टी मुख्यालय के बाहर इसी मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और कल्याण के लिए योजनाओं पर काम करने की मांग करी। इस प्रदर्शन में प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष सादिक खान और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पिछले 2.5 साल में जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने माइनॉरिटी को नजरअंदाज किया है, ये खुद कहते हैं कि मैं माइनॉरिटी का सबसे बड़ा फिक्रमंद हूं, उनका सबसे बड़ा खैर ख्वाह हूं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप माइनॉरिटी को, प्रदेश की जनता को मुद्दों से मत भटकाइए, आप काम की बात कीजिए। आप बताइए कि पिछले 2.5 साल में आपने क्यों स्कॉलरशिप बंद कर दिया, क्यों आपने अशोक गहलोत जी माइनॉरिटी के बच्चों के हायर एजुकेशन के लोन बंद कर दिए, क्यों आपने उर्दू की कक्षा 1 से 6 तक की मान्यता समाप्त कर दी। उसके अलावा और इससे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके जरिए पूरे सूबे में बताना चाहता हूं कि आरपीएससी के मेंबर्स की इन्होंने नियुक्ति करी, आरपीएससी में इन्होंने माइनॉरिटी का कोई मेंबर नहीं बनाया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की पुण्यतिथि पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उन्हें चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके याद किया। इस मौके पर डॉक्टर सतीश पूनिया सहित कई लोगों ने उनके व्यक्तित्व पर चर्चा करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। लाल सैनी जी एक अरसे बाद ऐसे व्यक्ति थे जो सामान्य परिवार से आए और जो सत्ता के भी और संगठन के भी शीर्ष पदों पर रहे। उच्च सदन के राज्यसभा के सदस्य थे, प्रदेश के अध्यक्ष बने। मैं उनको मजदूर संघ के दिनों से जानता था जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, और आज की राजनीति में निश्चित रूप से वो नए लोगों के लिए जो नई खेप आ रही है, उनके लिए उनका जीवन, उनकी सहजता, सरलता और उनकी कठोरता ये प्रेरणा का रूप हो सकती है। राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पिछले साल सरकार ने अंदरूनी कलह के चलते विकास का समय 5 स्टार होटल में निकाला, तो कई बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कई महीनों से कमरे से बाहर तक नहीं निकल रहे। ये कहना है राजस्थान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी का। दरअसल वो अपने 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर आए हुए हैं और इसी दौरान उनसे खास बातचीत की बीकानेर के न्यूज इंडिया संवाददाता के सिंह ने। दौड़ के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सीपी जोशी, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे सीपी जोशी आज बीकानेर में हैं। बीकानेर दौरे पर सर स्वागत है। जानना चाहेंगे सर, आजकल की जो राजनीति, खासतौर पर राजस्थान की जो राजनीति चल रही है उसके बारे में। देखिए, आश्चर्य होता है कि पिछले 2.5 वर्षों में राजस्थान में सरकार बनने के बाद इस पैंडेमिक में भी, चाहे फर्स्ट वेव हो चाहे सेकेंड वेव, पहली लहर में तो पूरी सरकार मंत्री और विधायकों के साथ गायब थी। जैसलमेर के 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में थी, और 16-17 महीनों से राजस्थान के मुखिया अपने बंगले से बाहर नहीं निकलते हैं, सचिवालय तक नहीं जाते हैं। इस लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो इसमें बिजली के जो कमाई, चूंकि लॉकडाउन में कमाई थी नहीं, तो लोगों की बिल माफ जैसी बात है, काफ़ी लोग डिमांड भी करते हैं। क्या ऐसा कुछ हम मानते हैं, क्या ऐसा कुछ भी होना चाहिए?
डेफिनेटली होना चाहिए। जहां सरकार को रिलीफ देना चाहिए, इस लॉकडाउन में बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए, वहां राजस्थान सरकार अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम 5 साल में बिजली का 1 पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने कई गुना दाम बढ़ा दिए। और इतना ही नहीं, लॉकडाउन में जो लोग बेचारे अपना व्यवसाय नहीं कर पाए, अपनी दुकान नहीं खोल पाए, कोई इनकम नहीं रही, ऐसे लोगों का उल्टा बिल माफ़ करना तो दूर, उनसे थोड़ी सी देरी हो गई तो 10-12 गाड़ियाँ जाती है और उसका कनेक्शन काट के आती है। ऐसे में आदमी का जीना दूभर हो गया है। मुझे लगता है सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रही। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके मंत्री और विधायक तक कह रहे हैं कि हम जिन मुद्दों के आधार पर आए, जनता अभी संकट में, तो उसकी मदद करनी चाहिए। जोशी साहब, राजस्थान की अगर हम बात करें, कांग्रेस में बिल्कुल बात सही है कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रहा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी यही स्थिति सामना हो रहा है। वसुंधरा राजे की बात करें, उनके पोस्टर्स को लेकर बात करें, उनके समर्थकों को लेकर बात करें, आपस में 3-4 गुट हुए हैं जा रहे हैं। क्या देखिए, पोस्टर्स में ऐसी कोई सोचने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर बार चुनाव होते हैं और देश में पार्टी का नेतृत्व जेपी नड्डा जी कर रहे हैं और राजस्थान में डॉक्टर सतीश पूनिया जी कर रहे हैं। ऐसे और वसुंधरा जी हमारी सम्मानीय नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई विवाद नहीं। लगातार पार्टी की बैठक, अभी 2 दिन पहले ही पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, उसमें माननीय वसुंधरा जी ने शिरकत की। तो कोर कमेटी की बैठक होती है, उसमें वो भाग लेती है। तो ऐसा कोई पार्टी में इस प्रकार की कोई बात नहीं। एक धड़ा वो ये चाहता है कि मुख्यमंत्री का नाम है वो वसुंधरा राजे के नाम पर तय किया जाएगा। देखिए, जब चुनाव का समय आएगा, जब 2023 में इलेक्शन होंगे, तब मुख्यमंत्री की चर्चा होगी। और हमारी पार्टी में विधायक हमारे सभी विधायक दल की बैठक में विधायक मिलकर फैसला करते हैं और हमारा संसदीय बोर्ड इसमें निर्णय करता है। कांग्रेस पार्टी नहीं है कि इस बार सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर सोनिया जी अध्यक्ष, फिर राहुल जी अध्यक्ष। ये भारतीय जनता पार्टी है, जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। तो इसमें विधायक दल की बैठक में और संसदीय बोर्ड इसमें तो ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल कहीं कोई वो नहीं है। इस प्रकार की बातें सिर्फ मीडिया में है, बाकी पार्टी में सब बैठकों में, सारे कार्यक्रमों में सभी पार्टी के नेता भाग लेने हैं और इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं। तो ये थे सीपी जोशी, जिनका कहना है सीधे तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह का कोई भी मतभेद नहीं है और सभी कुछ दुरुस्त चल रहा है। और वहीं कांग्रेस के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार है वो सरकार नाम की चीज नहीं है। के सिंह, न्यूज इंडिया, बीकानेर। एक तरफ प्रदेश में सियासत लगातार गर्म होती हुई नजर आ रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष के साथ में सत्ता पक्ष के कुछ विधायक भी प्रदेश सरकार के काम करने की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं पर सरकार में मंत्री और विधायक भी उपलब्धियां गिनाने में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ रहे और अपनी उपलब्धियों का बखान करने में लगातार लगे हुए हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर संवाददाता मुबारिक खान ने डीडवाना विधायक चेतन डूडी से खास बातचीत की। सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती दिखाई दे रही, तो दूसरी ओर जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं विधायक चेतन डूडी। उनसे हम जानेंगे किस तरह का ये सियासी घटनाक्रम है, आप किस तरह देखते हैं। कई लोकतंत्र के अंदर जनता के सामने इस तरह की चीज़ें जब सरकार के सामने आती है तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक मैसेज जनता के बीच जाता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि राजनीति में जो लोग हैं वो महत्वाकांक्षी लोग हैं और महत्वाकांक्षा हर क्षेत्र में रखी जाती है। तो कई बार महत्वाकांक्षाएं लोगों के सामने आ जाती है। फिर भी मेरा ये मानना है कि कांग्रेस संगठित है, एक साथ है और अपनी कोई भावनाएं हैं कहाँ किसी ने प्रकट कर दी होगी कांग्रेस आला कमान के संग, लेकिन आज कांग्रेस एक साथ एकजुट है और कांग्रेस ये सरकार पहले भी चला रही थी, अब भी चला रही है। अगले चुनाव तक मुझे कहीं दूर दूर तक ये नज़र नहीं आता कि कांग्रेस सरकार को कोई खतरा है। अभी जो माकन है, अजय माकन, उन्होंने सचिन पायलट को स्टार बताया, तो उसके बाद से लगातार सियासी गर्मागर्मी बढ़ चुकी है। तो ये जो निर्दलीय और बसपा के जो विधायक है बयानबाजियां कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरा ये गंभीरता से मानना है कि जितने भी कांग्रेसी हैं, चाहे पायलट साहब हैं, चाहे कोई दूसरे जितने लोग हैं, वो सारे के सारे सीनियर लोग, सम्मानीय लोग हैं और सब एकजुट हैं, एक साथ हैं और इस कांग्रेस को एक साथ मिलके मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कहीं कोई दरार नज़र नहीं आती, कहीं हमें देखने को ये नहीं मिलता कि कहीं कोई कमी रह रही है। सरकार मिलके काम कर रही है। आपने देखा कोरोना के अंदर इतना बेहतरीन काम राजस्थान सरकार ने किया है और जाने बचाने का काम किया है। मैं मानता हूँ
कि ये काम बदस्तूर आगे जारी रहेगा। मेडिकल क्षेत्र में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस की उपलब्धि दूसरी पार्टी के जो लोग हैं वो भी मान रहे हैं कि कोरोना में बड़ा अच्छा काम किया कांग्रेस की सरकार ने। तो कहीं मुझे कुछ नज़र नहीं आता कि कोई बयान से कांग्रेस में कहीं दरार या कांग्रेस में कहीं गुटबाजी नज़र आती हो। आप अपने विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में किस तरह के कोरोना काल में काम हुए, आगे किस तरह की, अब आगे क्या क्या काम आप करवाना चाहते हैं, क्या क्या होने वाले हैं, आम जनता को क्या क्या सौगातें मिलने वाली? देखिए, कोरोना से पहले जो बजट था उसके अंदर मेरे यहाँ पे एक महिला महाविद्यालय की घोषणा हुई, जिसकी बड़े लंबे समय से मांग थी कि बालिका शिक्षा को लेकर हम लोग काम करें। एक महिला महाविद्यालय की घोषणा हुई है। ये सेशन जो आ रहा है, इस सेशन में वहाँ पे क्लासेज चालू होने वाली है। अब कोरोना की वजह से फिजिकल क्लासेज होती है नहीं होती अलग विषय, लेकिन वो एक बड़ा काम मेरे क्षेत्र में हुआ है। कोरोना के दौरान अगर आप बात करें तो बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट रहा। हमारे चिकित्सक जितने रहे, हमारे नर्सिंग स्टाफ जितना रहा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और अब जो आने वाला वक्त है, मेरे एकमात्र विधानसभा है पूरे राजस्थान में मेरी जानकारी के अनुमान, जिसमें कि एक ही विधानसभा में 3 ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन हुए। मेरे डीडवाना ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन हुआ, छोटी काटू हुआ, मोलासर हुआ, और इसके अलावा मोलासर एक बड़ा कस्बा है, वहाँ पे बेड अब बढ़ जाएंगे। ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन हो गया। डीडवाना के अंदर हम लोग खुद मिलके आम जन के साथ मिलके एक आईसीयू का 15 बेड का अलग से वार्ड तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में अगर कोरोना फिर से आए तो हम बड़े अच्छे से लोगों की सेवा कर सकें। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों ने कुल मिला के आम जन को राहत पहुंचाने का काम किया और अपनी तरफ से जितना भी हो सका उतना लोगों के लिए काम किया। एक अंतिम सवाल, नागौर जिले के जो एसपी हो चाहे कलेक्टर हो, उनके ऊपर नागौर जिले के जो विधायक हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या आपकी सुनवाई हो रही है, या कोई जो कैंपों का असर पड़ रहा है कि वो उस कैंप का है या इस कैंप का, उसके कारण कोई असर पड़ रहा है? देखिए, मैंने जब आपसे शुरुआत में बात की तभी गुटबाजी को नकार दिया, और मैं ये मानता हूँ कि जितने कोई भी अधिकारी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, हम लोग एक आम जन की भावना लेके उनके पास अपनी बात रखते हैं। जो हमें लगता है कि समाज के बीच में या एक साधारण व्यक्ति के लिए हम जो कर सकें वो बातें हम रखते हैं। मेरा ये मानना है कि चाहे मैं अपनी तरफ से रख रहा हूँ, चाहे अधिकारी रख रहा है, चाहे कोई कर्मचारी, चाहे कोई विधायक या जनप्रतिनिधि, चाहे सरपंच हो, सभी आम जन की बात करते हैं, उनके भले के लिए हम अपनी बात रखते हैं। अगर हम अपनी बात स्पष्ट और हमारी बात सही है तो माननी पड़ेगी और मानी भी जाती है। इसमें कहीं कोई, चाहे कोई भी हो, सरपंच से लेके ऊपर एमपी तक हर जनप्रतिनिधि अपनी बात रखता है। अगर वाजिब बात हो, सही बात हो तो मानी जाती है, कहीं इसमें कोई फर्क नज़र नहीं आता। देखिए, ये थे विधायक चेतन रूडी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना काल में सरकार की ओर से बेहतर प्रबंध किए गए। साथ ही ये जो बयानबाजी लगातार विधायकों की ओर से की जा रही है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है, और साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को लेकर कहा कि आम जन को राहत पहुंचाने के तमाम जो बजट में घोषणाएं की गई है उनके ऊपर भी पूरी तरीके से विधायक की ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, और आम जन को जल्दी नई नई सौगातें दी जाएगी। कैमरा पर्सन जितेश शर्मा के साथ मुबारक खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। ऐतिहासिक शौर्य की गाथा लिए राजस्थान का बूंदी शहर जो अपना ऐतिहासिक शौर्य की गाथा लिए राजस्थान का बूंदी शहर जो अपना 780वां स्थापना दिवस मना रहा है। बूंदी शहर की खूबसूरती ऐसी कि आप खुद को यहां आने से रोक नहीं पाओगे। इतिहास की कई कहानियां, ऐतिहासिक गढ़, किलों, धरोहर, बावड़ियों के साथ अरावली की हरी भरी पहाड़ियों से घिरे इस शहर में क्या कुछ खास है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हरी भरी पहाड़ियाँ, कलकल करते झरने, ऐतिहासिक किले और प्रकृति की अलौकिक छटा से घिरा ये है बूंदी। बूंदी शहर पर्यटन के अनेक स्थल अपने हृदय में समेटे हुए हैं। अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा बूंदी राजस्थान का प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नजारा लिए हुए है। यहाँ अनेक मंदिर होने से इसे छोटी काशी के नाम से भी विभूषित किया गया है।
शौर्य की गाथा से पूर्व हाड़ा राजवंशों की जन्मस्थली और ऐतिहासिक बूंदी नगरी 780 साल की हो गई है। बूंदी अपने प्राचीनतम कलात्मक बावड़ियों, ऐतिहासिक स्थलों और मंदिरों के चलते छोटी काशी के नाम से विख्यात है, जो आज अपना 780वां स्थापना दिवस मना रही है। अपने स्थापना दिवस के अवसर पर जिले को एक और उपलब्धि हासिल हुई है। दरअसल नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ओर से रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां और प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। बूंदी आज अपना 780वां स्थापना दिवस मना रहा है। बूंदी शौर्य, स्थापत्य कला एवं सुंदरता के लिए जानी जाती है। इतिहास में बूंदी का बड़ा योगदान रहे, क्योंकि राजस्थान के पुराने शहरों में, सबसे पुराने शहरों में बूंदी का नाम आता है। बूंदी के बाद बहुत सारे शहर बसे, लेकिन बूंदी बहुत पुराना शहर हुआ और उसकी सालगिरह पर, उसके वर्षगांठ पर, उसके जन्मदिन पर हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। कोविड गाइडलाइन की पालना के कारण हमने बड़े आयोजन तो नहीं किए, लेकिन हमने शहनाई वादन की स्वर लहरियाँ ऐतिहासिक चौगान दरवाजे पर बिखेरी है। साथ ही हमने गढ़ गणेश की पूजा अर्चना की है, ताकि सब लोग सुखी संपन्न रहे। अरावली पर्वतमाला की गोद में बसी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण बूंदी घाटी, जहां जैता मीणा के अधीन 300 घरों की एक बस्ती थी, जहां मीणा जाति के व्यक्ति पहाड़ी गुफाओं, कंदराओं में झोपड़ियां और पठारी भागों में झोपड़ियां बनाकर रहा करते थे। 24 जून 1241 ईस्वी को राव देवा के बूंदी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उस वक्त यहाँ कोई सुव्यवस्थित बसावट नहीं थी, जिसके बाद हाड़ाओं ने नगर को बसाने के लिए बड़ा परिश्रम किया। सर्वप्रथम तो सभी को बूंदी के 780वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पर्यटन विभाग की तरफ से। अभी पिछले 1.5 साल से हम सभी देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से पर्यटन को बहुत नुकसान पहुंचा है। पर्यटन एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पर्यटकों का आवागमन बिल्कुल बंद सा हो गया है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बिल्कुल बंद है, इसलिए पर्यटकों का आगमन हो नहीं पा रहा है। मगर हम आशावान हैं कि आने वाले 6 महीने में शायद कुछ स्थितियाँ सुधरेगी, तो पर्यटन, इस बूंदी क्षेत्र में पर्यटन को वापस गति मिलेगी। बूंदी के नाले से सतपुर की पहाड़ियों से निकलने वाली चंद्रभागा नदी प्रभावित होती थी। चंद्रभागा नदी के बहाव को पहाड़ों का मलबा डालकर मोड़ा गया और गहरे नालों को पहाड़ों के मलबे से भरकर कई सालों में इस बस्ती को नए आयाम दिए गए। राव देवा से लेकर 24वें शासक महाराव बहादुर सिंह तक सभी हाड़ा शासकों ने बूंदी के व्यवस्थित बसावट को वर्तमान स्वरूप प्रदान किए। मैप के जरिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक स्टोरी और ट्विटर के जरिए मैंने 2000 से ऊपर फोटो अपलोड किए हैं, जिनको 14 लाख लोगों ने देखे हैं, जिसमें देश विदेश के लोग शामिल हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग उसमें क्वेश्चन भी पूछते हैं आने के लिए, यहाँ पे क्या क्या सुविधा है, क्या नहीं है। इस तरह से आने वाले समय में तो पर्यटन के लिए बहुत अच्छा रहेगा बूंदी। बूंदी न केवल हाड़ाओं के शौर्य के लिए जाना जाता है, अपितु कला, साहित्य, संस्कृति पर भी यहाँ की अमिट छाप है। महाकवि सूर्यमल मिश्र, पंडित गंगा सहाय, मेहता, लज्जाराम जैसे साहित्यकार यहाँ हुए, तो मतीराम ने भी यहाँ पर काव्य साधना की। गढ़ पैलेस के अंदर पुराने तौर तरीके से रिनोवेशन का काम शुरू किया गया था पिछले साल, और उसमें हमने हाथिया पुल, रतन दौलत, छतर महल, बादल महल, फूल महल और झूला चौक, एक ऐसा एरिया था जो काफ़ी सालों से बंद था, उसको पर्यटकों के लिए खोल दिया है, जो एक मुख्य आकर्षण है। और गढ़ पैलेस के अंदर एक नया गार्डन भी विकसित किया गया है, जो पर्यटकों को काफ़ी लुभा रहा है और सब लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब कभी भी आप बूंदी आएंगे, इस खूबसूरत शहर में प्रवेश करते ही आपको कई सांस्कृतिक, प्राकृतिक, मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे, जहां आपको मंदिरों का नया रूप देखने को मिलेगा। नगर के मध्य स्थित आजाद पार्क और जैत सागर के किनारे बना रमणीक उद्यान की छटा से आप अनायास ही शहर की सुंदरता की ओर खींचे चले आएंगे। ऐतिहासिक बूंदी नगरी छोटी काशी, जो आज अपना 780वां स्थापना दिवस मना रही है,
अपनी ऐतिहासिकता, वैभवता, हाड़ा राजवंशों की वीरता के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। सैकड़ों की संख्या में पर्यटक हर वर्ष यहाँ आते हैं और हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में पर्यटकों के बीच में ही ये स्थापना दिवस 24 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते वर्चुअल रूप से इसे मनाने का निर्णय लिया है। इसी को लेकर आज गढ़ गणेश की पूजा की गई और सेनाई वादन नागर सागर कुंड पर रखा गया और कई ऐसे कार्यक्रम हुए जो सारे ही कार्यक्रम वर्चुअल किए गए। बूंदी के पर्यटन को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए, तो क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से निर्णय लिया गया कि इसे वर्चुअल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से विश्व के हर कोने कोने तक पहुंचाया जाए। इसीलिए नारायण मंडोरा द्वारा सोशल मीडिया साइट्स पे बूंदी के हजारों सैकड़ों फोटो डाले गए जिनको करीबन करोड़ों लाइक मिले हैं। इसी प्रकार चित्रशैली के माध्यम से, चित्रशाला के फोटो की एग्जीबिशन के माध्यम से, कहीं इस तरह के माध्यम से बूंदी के पर्यटन को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोरोना काल के मद्देनजर गढ़ प्रबंधक द्वारा गढ़ का रिनोवेशन किया गया है। गढ़ काफी सुंदर हो गया है। जहां टूट फूट थी उसे रिपेयर किया गया है, रंग रोगन करवाकर ऐतिहासिक स्थलों को पूर्ववर्ती सुंदरता प्रदान की गई है। मैं कमलेश शर्मा, न्यूज इंडिया के लिए बूंदी। बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।